फरवरी 2013। तमाम गवाह और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुल्जिम चंद्रकांत झा को हत्या का मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत दे दी है। ये आदमी इस तरह का मर्डर करने में मजा लेता है। एक दिन पहले 4 फरवरी 2013। तमाम सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए ये अदालत मुल्जिम चंद्रकांत झा को हत्या का मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा दे दी है। 2 दिन 2 जुर्म, 1 अदालत, 1 मुजरिम, 2 सजा। अब इंतजार तीसरे दिन का, तीसरे जुर्म का, तीसरी सजा का, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर 6ठी, फिर 7वीं। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। कई सालों तक वो लोगों के सिर काटता रहा और फिर वही सिरकटी लाश सीधे ले जाकर तिहाड़ जेल के बाहर फेंक आता, इस चुनौती के साथ कि पकड़ सको तो पकड़। फिर एक रोज वो पकड़ा गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर छूट भी गया। उसके छूटते ही तिहाड़ जेल के बाहर सिरकटी लाश मिलने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। एक्स फाइल्स में आज हम पन्ना पलटने जा रहे हैं दिल्ली के 10 साल पुराने उस केस का, जिसे सुलझाने के लिए खुद कातिल ने पुलिस को खत लिखकर चुनौती दी थी। जी हां, दिल्ली के सबसे बड़े सिरफिरे सीरियल किलर के हिस्से में 2 दिन में 2 सजाएं आई। मैं बदमाश नहीं हूं, लेकिन उन्होंने जो नाजायज केस स्टाफ के द्वारा लगवाया, क्यों लगवाया? जो 2002 में आपका जो ट्विटर हुआ वो वाले केस की बात कर रहे हैं? वो भी था और भी कई केस हैं। मुझे मौका नहीं मिला, नहीं तो मैं मनीष अग्रवाल को मार देता, डीसीपी को। पहली उम्र कैद और दूसरी फांसी। तब ये दोनों सजाएं 7 में से सिर्फ 2 कत्ल के लिए मिली थी। बाकी का फैसला आना तब बाकी था। चारों कत्ल क्यों किए थे? चारों कत्ल क्यों? कत्ल हो सकता है हमने 4 से भी ज्यादा किया हो, आपको कैसे मालूम? 4 ही है। यही वो चेहरा है, वही चंद्रकांत झा, जिसे दिल्ली की रोहिणी कोर्ट की जज कामनी लॉ ने 2 कत्ल के लिए 2 दिन में 2 सजाएं सुनाई थी, उम्र कैद और फांसी। जानते हैं क्यों? दरअसल तिहाड़ जेल के बाहर और उसके आसपास अचानक सिरकटी लाशें मिलने का सिलसिला शुरू हो गया था। कोई था जो हर कत्ल के बाद बगैर सिर के लाश को तिहाड़ के पास फेंक आता। पुलिस अभी एक लाश का सर धड़ से जोड़ ही रही होती, तभी दूसरी सिरकटी लाश तिहाड़ जेल के बाहर पड़ी मिलती। हद तो तब हो गई जब कातिल ने एक बार लाश के साथ एक चिट्ठी भी छोड़ दी। इस चिट्ठी में सीधे पुलिस को चुनौती दी गई थी कि पकड़ सको तो पकड़ लो। इस सिलसिलेवार कत्ल की शुरुआत हुई थी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके से। पहली सिरकटी लाश 1998 आदर्श नगर, दूसरी सिरकटी लाश अलीपुर 27 जून 2003, तीसरी सिरकटी लाश 20 नवंबर 2003 तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के सामने, चौथी सिरकटी लाश मंगोलपुरी 2 नवंबर 2005, 5वीं सिरकटी लाश 20 अक्टूबर 2006 तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के सामने, छठी सिरकटी लाश 25 अप्रैल 2007 तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के सामने, 7वीं सिरकटी लाश 18 मई 2007 फिर तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के सामने। कमाल यह है कि पहले ही कत्ल के बाद पुलिस ने चंद्रकांत झा को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन सबूतों के अभाव में वो बरी हो गया। उसके बाद कत्ल का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। तिहाड़ जेल के बाहर लाशों के मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा था और पुलिस चंद्रकांत झा को सीरियल किलर साबित नहीं कर पा रही थी। वो उसे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करती, लेकिन वो हर बार सबूतों की कमी के चलते जमानत पर रिहा हो जाता। इधर वो रिहा होता, उधर दिल्ली पुलिस को एक और सिरकटी लाश मिल जाती। दिल्ली पुलिस के सामने कातिल का चेहरा तो था, लेकिन उसके पास सबूत नहीं थे जो ये साबित कर पाते कि चंद्रकांत इन सिरकटी लाशों का गुनहगार है।
इसके साथ ही वो इस बात की तफ्तीश कर रहे थे कि आखिर सिर कटी लाश को फेंकने के पीछे कातिल का मकसद क्या हो सकता है। 5वीं सिर कटी लाश 20 अक्टूबर 2006 तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के सामने। यही वो तारीख थी जब कातिल ने पहली गलती की थी। दरअसल इस लाश के साथ उसने पहली बार एक चिट्ठी भी छोड़ी थी जिसमें सीधे पुलिस को चुनौती दी गई थी कि पकड़ सको तो पकड़ के दिखाओ। मेरे प्रियजनों, दिल्ली पुलिस के जाबाज DHG यानी दिल्ली होमगार्ड से लेकर IPS अधिकारी तक, तुम सभी को तुम्हारे जीजाजी और तुम्हारे दामाद की तरफ से खुल्लम खुल्ला चैलेंज है कि अगर वाकई में तुम लोगों ने माँ का दूध पिया है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, वरना तुम सारे ऊपर से लेकर नीचे तक के दिल्ली पुलिस स्टाफ के लोग नाजायज औलाद कहलाओगे। खत का मजमून ही ऐसा था कि सीरियल किलर की इस चिट्ठी से पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। आखिरकार पुलिस ने अपने तमाम घोड़े दौड़ाए, फिर चंद्रकांत झा को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जल्द ही चंद्रकांत झा एक बार फिर सबूतों की कमी के चलते जमानत पर रिहा हो गया। इधर चंद्रकांत जेल से रिहा हुआ और उधर एक बार फिर सिर कटी लाशें मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। चंद्रकांत जेल के बाहर था और सिर कटी लाशें मिल रही थी। हालांकि पुलिस को अब भी यकीन था कि कातिल चंद्रकांत ही है। इसके बावजूद वो उसे कातिल साबित करने में नाकाम साबित हो रही थी। इसके बावजूद कि एक पुख्ता सबूत खुद उसके पास था, पर उस सबूत से खुद पुलिस ने आंखें मूंद रखी थी। आखिर क्या था वो सबूत? दरअसल पुलिस तब तक 4 कत्ल के इल्जाम में चंद्रकांत झा को गिरफ्तार कर चुकी थी, उसे बाकायदा आरोपी भी बनाया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने खुद कोर्ट में यह लिख कर दे दिया कि उमेश मर्डर केस में चंद्रकांत झा के खिलाफ उसके पास कोई सबूत नहीं है। यानी कातिल दिल्ली पुलिस के लिए अभी भी एक पहेली ही बना हुआ था। पुलिस चंद्रकांत को गिरफ्तार तो कर चुकी थी और उसे यकीन भी था कि सीरियल किलर यही है, पर इस यकीन को सबूत का जामा पहनाना बाकी था। लिहाजा पुलिस ने चंद्रकांत को गुनहगार साबित करने के लिए उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। जो पहले हमें अक्टूबर में मिली थी उसमें एक लेटर मिला था, और जो बाद में मिली सबसे उसमें भी एक लेटर था, और वो लेटर मिलते जुलते थे। जो पहला लेटर था उससे ये लगता था कि ये आदमी इस तरह का मर्डर करने में मजा लेता है। शेखर मर्डर केस। पुलिस ने कोर्ट में चंद्रकांत को कातिल ठहराने के लिए कई सबूत और गवाह पेश किए, लेकिन उसकी तमाम दलीलें चंद्रकांत को कातिल ठहराने में नाकाम साबित हुई। लिहाजा कोर्ट ने सबूतों के अभाव में चंद्रकांत को बरी कर दिया। उमेश मर्डर केस। हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तार करने के बावजूद पुलिस खुद कोर्ट में लिख कर दे चुकी थी कि उमेश मर्डर केस में चंद्रकांत के खिलाफ उसके पास कोई सबूत नहीं है। लिहाजा इस मामले में भी चंद्रकांत को कोर्ट ने बरी कर दिया। मंगोलपुरी मर्डर केस। पुलिस ने इस मामले में भी अदालत से कहा कि इस केस में भी चंद्रकांत के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। लिहाजा सबूत के अभाव में मजबूरन अदालत ने चंद्रकांत को कत्ल के इस केस से बरी कर दिया। किसी भी केस में कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि ये उसमें इन्वॉल्व नहीं है। कोर्ट ने कहा बेनिफिट और डाउट इसको दे रहे हैं, तो पुलिस के ऊपर उंगली उठाना गलत होगा कि पुलिस ने उसको प्रताड़ित किया या कुछ किया। हाँ, सबूत इतने नहीं हुए कि उसको सजा हो सके। तिहाड़ के सामने गेट नंबर 3 के पास मिली थी सिरकटी लाश, जिसके हाथ पर अमित गुदा था। लेकिन अमित आज भी गुमनाम है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मकतूल अमित के माँ बाप सरोज देवी और हरि सिंह मधुबनी जिले में रहते हैं, लेकिन लाश का डीएनए मृतक के माँ बाप से मैच न होने की वजह से यह केस भी कमजोर पड़ गया। बचाव पक्ष ने इस केस में दलील दी कि जब लाश की शिनाख्त ही नहीं होगी तो कत्ल का मकसद कैसे साबित होगा। इसके बाद पुलिस अपनी ही बनाई थ्योरी से पलट गई। उसने कहा कि अमित मधुबनी का नहीं बल्कि भागलपुर का रहने वाला था। यानी अमित की मिस्ट्री में खुद पुलिस ही उलझ गई। लिहाजा इस मामले में भी चंद्रकांत बच निकला। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर मिली उपेंद्र की लाश की पहचान होने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। उपेंद्र के डीएनए का मिलान यूपी के महाराजगंज में रहने वाले उसके पिता और मां से हो गया। तिहाड़ के गेट नंबर 3 के पास मिली 7वीं और आखिरी लाश की पहचान दिलीप मंडल के रूप में हुई। इस केस में चंद्रकांत की गिरफ्तारी के बाद उसी की निशानदेही पर लाश का सिर भी यमुना के किनारे से बरामद कर लिया गया।
यानी 7 में से 3 कत्ल में बरी होने के बाद अब पहली बार कोई पुख्ता सबूत चंद्रकांत के खिलाफ पुलिस के हाथ लग चुका था, लेकिन अभी भी तफ्तीश और सबूत अधूरे थे। न कोई गवाह, न पुख्ता सबूत और ना ही कोई चश्मदीद। ऐसे में सवाल यही था कि क्या दिल्ली पुलिस कोर्ट में यह साबित कर पाएगी कि चंद्रकांत झा ही दिल्ली का सीरियल किलर है, और उससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या दिल्ली की सिरकटी लाशों को इंसाफ मिल पाएगा। ऐसा नहीं है कि पुलिस को मौके से सबूत नहीं मिले जिनसे वो चंद्रकांत को पहले भी घेर सकती थी, पर वक्त रहते वो उनका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकी, जिसकी वजह से चंद्रकांत हमेशा बचता रहा। मसलन चंद्रकांत झा को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसका इकबालिया बयान तो लिया, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज नहीं कराया, जबकि कोर्ट में इकबालिया बयान की कोई अहमियत नहीं होती। मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए 164 के बयान को अदालत में कानूनी मान्यता मिलती है। ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस था, कोई आई विटनेस एज सच नहीं था इस केस में, और ऐसा कुछ नहीं था कि भाई किसी ने देखा उसको मारते हुए इस तरह से इसने काटा है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस था इस वजह से, और देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी टू रिफाइन। तिहाड़ के पास सिरकटी लाश के साथ मिले खत को भी पुलिस ने बिना सील किए ही चंद्रकांत की लिखावट के साथ मिलान के लिए लैब भेज दिया। यह पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही थी, क्योंकि यह खत इस केस में शायद सबसे अहम सबूत साबित होता, और आगे चलकर हुआ भी। जी हां, चंद्रकांत के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत आखिर में वो खत ही बना जो उसने दिल्ली पुलिस को लिखा था। खत की लिखावट और चंद्रकांत की लिखावट एक ही थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी इसकी तस्दीक कर दी। इसी लिखावट की बिना पर आखिरकार अदालत ने चंद्रकांत को दोषी माना। लिखावट के अलावा इसी खत से दूसरा सबसे अहम सुराग भी पुलिस को मिला। दरअसल खत में चंद्रकांत ने यह भी लिखा था कि वो 2003 में जेल से निकल चुका है। रिकॉर्ड से पता चला कि वो सचमुच 2003 में तिहाड़ जेल से रिहा हुआ था, जमानत पर। इतना ही नहीं, तिहाड़ के सामने अमित की लाश फेंकने के बाद खुद चंद्रकांत ने हरिनगर थाने में पुलिस को फोन किया था, ये चुनौती देने के लिए कि उसे पकड़ सको तो पकड़ लो। जिस पीसीओ से चंद्रकांत ने पुलिस को फोन किया था, उस पीसीओ के मालिक ने अदालत में चंद्रकांत को पहचान लिया। इसके अलावा पुलिस को चंद्रकांत के हैदरपुर के मकान नंबर 229 से खून से सना एक चाकू भी मिला। खून का मिलान दिलीप की लाश से हुआ। पुलिस ने चंद्रकांत झा को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन उसे सामने मुश्किल ये थी कि वो इन सभी कत्ल के मकसद को साबित कैसे करे। लेकिन पूछताछ के दौरान जब हकीकत उसके सामने आई तो खुद पुलिस भी हैरान रह गई। उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई है। मकतूल उपेंद्र के दोस्त पंकज नाम के गवाह ने कोर्ट को यह बताया कि दोस्त के लापता होने पर उसने जब चंद्रकांत झा को फोन किया तो चंद्रकांत ने कहा था कि उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई है। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में इस खौफनाक सीरियल किलिंग की जो वजह बताई वो वाकई चौंकाने वाली है। वजह यह कि चंद्रकांत झा काफी गुस्सैल किस्म का शख्स था। उसे अचानक किसी दोस्त या साथी की जरा सी भी बात नागवार गुजरती तो वो उनका कत्ल कर बैठता और लाश की शिनाख्त को मिटाने के लिए उसका सिर धड़ से जुदा कर देता। मसला किसी के चाल चलन पर शक होने पर कत्ल। एक दोस्त ने मछली खाकर बर्तन बाहर न रखकर उसके घर में ही रख दिया। इस बात से नाराज चंद्रकांत ने उस दोस्त का ही कत्ल कर दिया। एक शख्स ने बिना उसके बताए उसका रिक्शा लिया और वापस पंक्चर करके रख दिया। झा ने उसे भी नहीं छोड़ा। अपना मोबाइल चोरी करने वाले शख्स को भी चंद्रकांत झा ने मौत के घाट उतार दिया। एक के बाद एक कत्ल की इस अजीब और गरीब वजह को कातिल की सनक ही कहा जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने पहली बार चंद्रकांत झा को 21 मई 2007 को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद 24 अगस्त 2007 को निचली अदालत में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। पहली चार्जशीट में उस पर 6 लोगों के कत्ल का इल्जाम था। 26 अगस्त 2007 को पुलिस ने उसके खिलाफ दूसरी चार्जशीट दाखिल की। इसमें उस पर 7वें कत्ल का इल्जाम लगा। लेकिन 5 दिसंबर 2007 को अदालत ने सबूतों के अभाव में चंद्रकांत झा को कत्ल के एक केस में बरी कर दिया। वो जमानत पर बाहर आ गया, लेकिन फिर 21 मार्च 2008 को अदालत ने पहली नजर में उसे सिलसिलेवार कत्ल का दोषी माना
और उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी। 2013 में उसे एक साथ फांसी और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन फिर 3 साल बाद अब 27 जनवरी 2016 को दिल्ली हाई कोर्ट ने चंद्रकांत झा की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। तो दिल्ली पुलिस को खुली चुनौती देने वाले इस अजीब सीरियल किलर के केस की पड़ताल करती ये थी एक्स फाइल्स। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त एक और फाइल के पन्ने पलटेंगे ताकि जान सकें कि आखिर क्या हुआ उस जुर्म का जो कभी सुर्खियां था।